दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टारगेट सीरीज़ के अंतर्गत। और ये जीके और जीएस के क्वेश्चंस न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पर जीके और जीएस आपके सिलेबस का हिस्सा है, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको बताना है 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया, यानी नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया गया। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा। चलिए थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। आप इनकी पिक्चर देख रहे हो, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त 2023 को पूरे भारत में तीसरा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी कि थर्ड नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया गया 7 अगस्त को। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये तीसरा नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया गया 7 अगस्त 2023 को। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पढ़ाई ऐप, उल्लास ऐप, लिखाई ऐप या आनंद ऐप। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उल्लास ऐप को केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है उल्लास ऐप को। देखिए ये है उल्लास ऐप का लोगो, इसको आप ध्यान रखना। और इसका जो टैग लाइन है नीचे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं जन जन साक्षर, इसको भी आप ध्यान रखना। देखिए केंद्र सरकार के बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उल्लास नामक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। NCERT के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा यह ऐप उल्लास। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बेसिक शिक्षा और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है यह ऐप। तीसरा प्रश्न है, सिलिनेक्स क्या है? एक परमाणु पनडुब्बी, भारत श्रीलंका के द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास, एक जंगी जहाज जो भारत में निर्मित है, सेना का आधुनिकतम टैंक। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब है प्रश्न में ही छुपा हुआ है। सिलिनेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज की, यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य यह एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। चलिए थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो में जो कि श्रीलंका में स्थित है वहां पर आयोजन हुआ है। और सिलिनेक्स 2023 का प्राथमिक उद्देश्य भारत और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और सहयोग को सुधारना है। साथ ही बहुपहलू महासागरीय ऑपरेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना भी है। हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज और जो देश हैं जिन देशों के मध्य वो कंडक्ट होती है एक्सरसाइज वो दे रखी हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर PDF का ऑप्शन मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारी PDF निःशुल्क प्राप्त कीजिए। ठीक, चलिए देखिए संप्रीति जो एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होती है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया और USA, युद्ध अभ्यास इंडिया USA, नोमैडिक एलिफेंट ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर, और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, और यह एक है कॉर्पैट
ये है इंडिया और थाईलैंड के मध्य है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस PDF को निःशुल्क आप लोग पा सकते हो। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या क्रायोलाइट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रेफाइट को एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए थोड़ी सी डिटेल है, बस जान लेते हैं उसके बारे में। ग्रेफाइट कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समअष्टभुजों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वंडरवॉल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्नेहक होता है। पांचवा प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है। आपको बताना है निम्नलिखित में से जल में आसानी से कौन घुलनशील है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जल एक ध्रुवीय यौगिक है। जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे कि अमोनिया। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? आपके ऑप्शंस हैं शरीर में वसा जमा हो जाता है, शरीर में प्रोटीन जमा हो जाती है, रक्त में शर्करा जमा हो जाता है या रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं ऐसा कैसे होता है। देखिए होता यूँ है कि शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें नवजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि। और किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करता है और उन्हें मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, यानी किडनी जो है एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। चलिए 7वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल, थायराइड, पैंक्रियाज या पिट्यूटरी? एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है और इसका वेट जो होता है 0.5 से 1.0 ग्राम तक, और जो इसका व्यास होता है 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिबाइड भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं। चलिए 8वां प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शंस देखिए, सुइल नदी परियोजना उत्तराखंड में है, हरियाणा में है, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये जो नदी घाटी परियोजना है ये है हिमाचल प्रदेश में। चलिए थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं इस परियोजना के बारे में। देखिए भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी की एक सहायक नदी है सुइल धारा, उस पर यह नदी घाटी परियोजना यानी कि सुइल नदी घाटी परियोजना वहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक, तो आपके प्रश्न का सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। चलिए 9वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह डैश है। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घट जाएगा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यानी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाता है तो। ठीक, चलिए देखिए थोड़ी सी डिटेल। जब ब्याज दर में ह्रास होता है यानी कमी होती है, तब किसी अर्थव्यवस्था में फैक्ट्री तथा उपकरण जैसे प्रमुख वस्तुओं के कारोबार द्वारा
निवेश खर्च में वृद्धि होती है। चलिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग होता है लेकिन उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी बॉडी है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है बट राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। और आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाएं या राज्यों की विधान परिषदें। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यों की विधानसभाएं। आपको मैं बता दूं, एक तो राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ में दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उसमें केवल राज्यसभा और केवल लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखना, सभी सदस्यों में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में। चलिए थोड़ी सी डिटेल हम लोग इधर देख लेते हैं। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद संख्या 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, लेकिन अनुच्छेद संख्या 54 के सेक्शन 2 के अनुसार विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होती हैं, लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में भाग नहीं लेती हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। देखिए एक तो लोकसभा हो गई, दूसरी राज्यसभा हो गई और तीसरे सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ध्यान रखना, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, ना कि विधान परिषद के। ठीक है, तो ये तीन हैं बॉडी, राज्यसभा, लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ में है दिल्ली व पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 61 में यह जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, सभी सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। चलिए प्रश्न संख्या 11, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। कर से संबंधित उपबंध, उधार यानी ऋण से लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं है। ठीक, देखिए थोड़ी सी डिटेल हम जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 110, यानी आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, जिसके तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध शामिल हैं, लेकिन जुर्माने और अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। देखिए संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और अंतिम होता है उसका निर्णय। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है, आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन या केपलर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने बोला था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी कोई ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल हमने रख रखी है इस प्रश्न की। खगोल शास्त्री गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने इस मत का प्रतिपादन किया कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिति सूर्य के चतुर्दिक यानी चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी कि दैनिक गति जो होती है, दिन रात का होना पृथ्वी पर, ये दर्शाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और जो मौसम में परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर गति करने के कारण ही होता है। ठीक, चलिए 13वां प्रश्न है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आपके ऑप्शंस हैं हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय।
और इस प्रश्न का सही उत्तर राजा राम मोहन राय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए उन्होंने डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया और उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष 1815 में की। कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना 1821 में, ब्रह्म सभा की स्थापना 1828। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, महिलाओं की अशिक्षा का समर्थन नहीं किया, यानी विरोध किया। विधवाओं की अपमानजनक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने प्रयास किए, यानी सती प्रथा का जो कानून था वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लाया गया था। महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति में हिस्से की उन्होंने वकालत की थी। चलिए, 14वां प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के नए CFO बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं नीरज पाठक, राजेश निगम, वैभव तनेजा या सुरेंद्र सिंह। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैभव तनेजा बने हैं टेस्ला के CFO। चलिए देखिए, वैभव तनेजा अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO बने हैं। वैभव तनेजा को यहाँ इस पद पर जचर्टी किटखॉर्न के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा 2019 से टेस्ला के CEO और मई 2018 से कॉर्पोरेट कंट्रोलर के रूप में काम कर रहे थे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वैभव तनेजा। चलिए, 15वां प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और आपके ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। एंड इंग्लैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। तेज गेंदबाज हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने अभी घोषणा की है। ब्रॉड ने अपने करियर में 121 वनडे मैचों में 178 और 56 T20 इंटरनेशनल में 65 विकेट लिए हैं इन्होंने। तो ध्यान रखना, स्टुअर्ट ब्रॉड बिलोंग्स टू इंग्लैंड। ओके, चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।